वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10 सीबीएसई साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में। आज जो हम लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये बहुत बेसिक, बहुत फाउंडेशन चैप्टर है। आप आने वाली जितने भी आपके चैप्टर्स हैं या आपके आगे वाले 11th-12th में भी जितने केमिस्ट्री के लेसन्स आएंगे, उसका ये फाउंडेशन चैप्टर है। आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत इजी होगा। इसमें बहुत इक्वेशंस आएंगी, बहुत रिएक्शंस आएंगी, लेकिन आप मेरे साथ आराम से स्टेप बाय स्टेप कीजिए। आप देखिए इजीली ये चैप्टर आपको कितना इंटरेस्टिंग लगेगा। हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि थोड़ा सा टफ है और बोर्ड के लिए ये बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी करता है। इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं, बहुत स्कोरिंग है। तो चलिए हम बिना कोई टाइम वेस्ट के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में जैसे मैंने बोला हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जो मैं फर्स्ट पार्ट में आपको कवर करने जा रही हूँ वो हम देखेंगे डेफिनेशन एंड डेली लाइफ एग्जाम्पल। मतलब ये केमिकल रिएक्शंस हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है, रिएक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। डेली लाइफ में हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे और रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन क्या होती है। इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शंस देखेंगे। हम देखेंगे एनर्जी चेंजेस, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक दो चीजें बताती हूँ। हम सब जानते हो, आप अभी तक 8-9 तक पढ़ते आ रहे हैं, चेंजेस इन केमिस्ट्री। हम सब जानते हैं चेंजेस दो टाइप के होते हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज आप जानते हो टेम्परेरी चेंज होता है, इसके अंदर जो सब्सटेंस है अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको लूज नहीं करता। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे हमारे केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज जैसे मैंने लिखा है, केमिकल चेंज ऑकर्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। हम सब जानते हैं कि जो केमिकल चेंज होता है, ठीक है, जो केमिकल चेंज होता है ये होता है हमारा परमानेंट चेंज। ठीक है, ये हमारा परमानेंट चेंज होता है। यहाँ पर जो सब्सटेंस है अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स लूज करके परमानेंटली किसी और सब्सटेंस के अंदर चेंज हो, कन्वर्ट हो जाता है, जो रिवर्स नहीं हो सकता। अब केमिकल चेंज क्यों होता है? जैसे मैंने बोला केमिकल चेंज होता ही केमिकल रिएक्शन की वजह से। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ, व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट आउटसाइड ड्यूरिंग समर। हम मिल्क को बाहर रख देते हैं तो क्या होता है समर में? हम सब जानते हैं इट कर्डल्स एंड गेट्स स्पॉइल्ड, मिल्क खराब हो जाता है। मिल्क क्यों खराब होता है? सिंपल है, मिल्क खराब होता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। और भी हम देखते हैं, इफ ग्रेप्स आर केप्ट आउटसाइड फॉर अ फ्यू डेज दे फर्मेंट। फर्मेंटेशन जो है ये होता है क्योंकि केमिकल रिएक्शन है। उसके अंदर जो शुगर होती है वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन भी परमानेंट चेंज है, होता है केमिकल रिएक्शन की वजह से। एक और एग्जांपल देखते हैं, बर्निंग ऑफ एलपीजी। आपके घर में एलपीजी, आपके घरों में सबके यहाँ एलपीजी होता है। एलपीजी जो को आप जब बर्न करते हो तो जो नेचुरल गैस है ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स बनते हैं और लाइट और हीट बनती है। तो जो बर्निंग ऑफ एलपीजी है या इवन हम बर्निंग ऑफ कोल भी ले लेते हैं, वो परमानेंट चेंज है, वो केमिकल रिएक्शन है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, आप फ्रूट को बाहर रख दीजिए या जो ट्रीज के अंदर फ्रूट जब पूरा पक जाता है वो है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जब आप आयरन आर्टिकल्स को बाहर रखते हो, यानी आयरन आर्टिकल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू ह्यूमिडिटी, आप आयरन आर्टिकल्स को बाहर रख देते हो तो आप देखते हो उसके अंदर ब्राउन कलर का कोटिंग, जिसको हम रस्टिंग कहते हैं, रस्ट डिपॉजिट हो जाता है। ये भी केमिकल रिएक्शन है। आप वापस रस्ट से आयरन नहीं बना सकते। ये जो है ये प्रोसेस परमानेंट चेंज होता है। रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, फोटोसिंथेसिस है, आर ऑल रिएक्शंस, दे ऑल आर केमिकल रिएक्शंस। ये सब केमिकल चेंज है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप बीमार होते हो, आप देखते हो आपकी मम्मी आपको कुछ मेडिसिन दे देती हैं, थोड़ी देर में आप ठीक हो जाते हो। मेडिसिन जब हमारे अंदर जाती है केमिकल रिएक्शंस होती है, आप ठीक हो जाते हो। तो हमारे अराउंड आप देखते हो इतने सारे एग्जाम्पल्स आएंगे हमारी डेली लाइफ में, जो एग्जाम्पल्स हैं केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज के।
तो आपको अब तो ये क्लियर हो गया होगा कि ये रिएक्शन या ये चैप्टर के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन, केमिकल रिएक्शन होती क्या है। पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। अ प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस with different properties and with new chemical identity। एक बहुत सिंपल इसमें मैं समझाती हूँ। जैसे एग्जांपल, हमने लिया हाइड्रोजन, हमने ली ऑक्सीजन और इससे बन गया वाटर। अब यहाँ पर आप देखिए टू सब्सटेंस है, ठीक है, मैं यहाँ अलग से लिख देती हूँ। जैसे हम एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, ये रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन भी गैस है। तो व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, इसमें 3-4 भी हो सकते हैं, ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये एंटायरली डिफरेंट कंपाउंड, यहाँ देखा आपने, वाटर बन जाता है। यानी यहाँ पर जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो ओरिजिनलिटी है, ये लूज कर जाता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में जब कंबाइन होते हैं तो ये इसका जो ओरिजिनल नेचर है, ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, ये लूज कर जाती है और एंटायरली डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट प्रोडक्ट वाटर बन जाता है। इस वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बिल्कुल नहीं मिलती। तो आपको क्लियर हो गया होगा। केमिकल रिएक्शन जैसे मैंने बोला था, ये है केमिकल चेंज। यहां पर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला, इट इज अ प्रोसेस इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस लूजेस इट्स नेचर एंड आइडेंटिटी। ओरिजिनल सब्सटेंस, यहां पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी को लूज कर दिया और एंटायरली डिफरेंट कंपाउंड बना लिया टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक डाउन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। ये मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे यहाँ आप देखिए, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच में हम देखते हैं डबल बॉन्ड होता है। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ये ओरिजिनल बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो जाता है और न्यू बॉन्ड, आप यहाँ देखिए, न्यू बॉन्ड विथ न्यू प्रॉपर्टी बन जाता है। मैंने यहाँ आपको इसको एक्सप्लेन अच्छे से किया है। इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यहाँ टू कर लीजिए, टू रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स। ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी मैं आपको समझाऊंगी रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अब जो हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज अ बेसिकली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यहाँ पर देखो एटम्स का रीअरेंजमेंट हो गया है। क्विकली मैं आपको एक बार बता देती हूँ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। केमिकल रिएक्शन फर्स्ट केमिकल चेंज है। इसके अंदर जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, ये अपनी जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, ये अपनी नेचर और आइडेंटिटी लूज करते हैं और एंटायरली डिफरेंट कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अंदर जो ओल्ड बॉन्ड्स है वो ब्रेक डाउन होके एंटायरली चेंज हो जाता है, न्यू बॉन्ड्स विथ न्यू प्रॉपर्टी बन जाती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। यहाँ पर आप देखिए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो रहा है। आप देख रहे हो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में एटम्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। तो ये क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं ये मैं आपको समझा देती हूँ। अब यहाँ आप देखिए, केमिकल जो रिएक्शन जब होती है तो हम जब लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम जो भी सब्सटेंस लिखते हैं, यानी वो सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी हम सिंपल लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं दे आर इनपुट। जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, उन्हें हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। और जो हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे, जो आप देख रहे हो जो प्रोडक्ट यानी जो आउटपुट है, जो आउटपुट है आप देख रहे हैं, मतलब जो रिजल्ट है, हम इसको कहेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन्हें हम कहेंगे रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड में, मतलब जो रिएक्शन होने के बाद जो रिजल्ट है वो हम कहेंगे आउटपुट। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो आपको ये क्लियर हो गया है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक एनसीईआरटी की आपको एक्टिविटी बताऊंगी, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी।
देखिए आपने हमने दिवाली में सब क्रैकर्स उड़ाते हो, आप क्रैकर्स जब उड़ाते हो तो आप एक बड़ी रिबन देखते हो जिसको हम मैग्नीशियम रिबन कहते हैं। आज हम उसका लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, टेक 2 centimeter long magnesium ribbon and clean it by rubbing its surface with sandpaper। हम क्या करते हैं, आप यहाँ देखो, एक लॉन्ग हम रिबन ले लेंगे, एक मैग्नीशियम रिबन लॉन्ग ले लेंगे, और हम पहले उस रिबन को, हम क्यों उसको सैंड पेपर से रब करते हैं ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। उस जैसे ये रिबन ले ली, उसको हम सैंड पेपर से अच्छे से रब कर लेते हैं और हम उसको इस बर्नर के ऊपर हीट करते हैं। हम टोंग की हेल्प से इसको पकड़ लेते हैं और इसको बर्न करते हैं। अब बर्न करते हैं तो आप देख रहे हो मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट्स बर्निंग, और यहाँ पर वाइट डजलिंग लाइट, मेटल जब भी बर्न होती है वाइट लाइट प्रोड्यूस करती है, येलो लाइट प्रोड्यूस नहीं करती। तो आप जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे तो आप देखोगे मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट्स बर्निंग विद अ वाइट डजलिंग फ्लेयर। वाइट डजलिंग लाइट के साथ मैग्नीशियम रिबन बर्न होती है। हम क्या करते हैं, ये एक पेट्री डिश ले ली, इस पेट्री डिश के अंदर ये जो मैग्नीशियम जो बर्न हुआ है इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। ये जो हमको मिला है, जो हमको हमारा जो प्रोडक्ट बना है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की आपको यहाँ पर इस वॉच ग्लास में वाइट कलर की पाउडर मिल जाती है। यानी मैंने, आप यहाँ देखिए, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स हैं। मैग्नीशियम रिबन को मैंने बर्न किया, केमिकल रिएक्शन हुई क्योंकि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड की वाइट पाउडर बनी। ये केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि आप वापस मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम को नहीं बना सकते। अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मैग्नीशियम को आप हमेशा जब भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो हम इसको सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं। इसका आंसर भी मैंने दिया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड में हमेशा आता है। मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल, इट combines with oxygen to form layer of magnesium oxide on its surface. This layer interferes in this process. Hence, it should be cleaned with sandpaper before it is burned. यानी जो मैग्नीशियम रिबन है हम इसको सैंडपेपर से इसलिए रब करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल है, ऑक्सीजन भी रिएक्टिव नॉन मेटल है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से स्लोली रिएक्ट करता रहता है और ये जो मैग्नीशियम रिबन है इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है। अब आप ये भी सोच बोल सकते हो कि हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनाना है, लेकिन आप जब लैब में या हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारा रिजल्ट तो एक्यूरेट आना चाहिए। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसके ऊपर डिपॉजिट हुई है, जब हम इसको बर्न करेंगे तो पहले ये बर्न होगी, फिर हमारा जो रिजल्ट आएगा, हमारी जो इल्ड आएगी वो भी एक्यूरेट नहीं आएगी। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के पहले हमें इस पूरी कोटिंग को हमें रब कर लेना चाहिए सैंड पेपर से, ताकि हमारे ये रिएक्शन में हर्डल ना डाल सके। एक और क्वेश्चन आता है कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत केयरफुली करना चाहिए, या तो जो आप रिबन बर्न कर रहे हो आप बहुत दूर रखना चाहिए या गॉगल्स का यूज करना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है। मेटल जब भी बर्न होती है तो ये वाइट वाइट डजलिंग लाइट प्रोड्यूस करती है और इस वाइट लाइट के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं जो हमारे आइज के लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये दो क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं और आपको क्लियर हो गया होगा। ऑब्जर्वेशन भी मैंने बता दिया। अब एक इंपॉर्टेंट है, ये जो रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक है। इस रिएक्शन में बहुत अमाउंट में हीट निकलती है। जब अलोंग विद प्रोडक्ट हीट निकलती है हम उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं, जिसे मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगी। तो ये एक्टिविटी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हम रिएक्शन कर रहे हैं हमें पता कैसे लगेगा। एग्जाम्पल, मैंने आप यहाँ एक ग्लास ऑफ वाटर आपके सामने रखा है, तो मैं आपसे पूछूंगी इस पे कुछ हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही हमें कैसे पता लगेगा। तो केमिकल रिएक्शन जब होती है तो ये फ्यू इंडिकेशंस है, कुछ आइडेंटिफिकेबल या ऑब्जर्वेबल फीचर्स होते हैं, ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ इंडिकेशंस होते हैं जो हमें बताते हैं केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो इन ऑब्जर्वेबल फीचर्स जो हैं हम इनको देखेंगे, जो इंडिकेशंस हैं केमिकल रिएक्शन के। अब फर्स्ट इंडिकेशन है हमारा चेंज इन फिजिकल स्टेट, मतलब जो रिएक्टेंट होता है उसका फिजिकल स्टेट कुछ और होगा और जो प्रोडक्ट बन गया उसका फिजिकल स्टेट कुछ और होगा। चलो हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे आपको एग्जाम्पल बताया था, हाइड्रोजन reacts with oxygen and it forms water.
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों गैस है, वाटर जो बनता है वो लिक्विड है, यानी यहां से देखो आप गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। फिजिकल स्टेट का चेंज होना इंडिकेशन है केमिकल रिएक्शन हैज हैपेंड। हम एक और देख लेते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल सबने देखा है, कैंडल्स, वैक्स कैंडल सॉलिड होती है। जब आप इसको बर्न करते हो, किसी भी चीज को जब हम बर्न करते हैं तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वाटर वेपर्स बनते हैं वो भी चला जाता है, हीट एंड लाइट बनता है। तो आप यहाँ पर देखो सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, तो कैंडल का बर्न होना भी केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करता है। अब एक क्वेश्चन आता है, आप 8 तक पढ़ते थे मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स ये फिजिकल चेंज है क्योंकि यहां पर कोई सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल, जब कैंडल बर्न करती है जो वैक्स मेल्ट हो रहा है वो तो फिजिकल चेंज है। लेकिन जो कैंडल बर्न हो रही है जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से, क्योंकि कैंडल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एटमॉस्फेयर से की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, वाटर वेपर बना रहा है, हीट एंड लाइट निकल रही है, तो ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज बट मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज। तो पहला आपको क्लियर हो गया है, चेंज इन फिजिकल स्टेट ये हमारा इंडिकेशन है केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब हम सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। सेकेंड है चेंज इन कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस का कलर अलग है और प्रोडक्ट का कलर अलग है, तो आप समझ जाइए 100% केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब हम इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट, आपने लैब में सबने देखा है, कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियोल। हम कॉपर सल्फेट की पाउडर ले लेते हैं और हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं, तो आप ये देख रहे हो इस तरह का ब्लू कलर का एक्वस सोल्यूशन मिल जाता है। जब हम किसी सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं एक्वस सोल्यूशन, हम AQ से इसको डिनोट करते हैं। तो मैंने ये कॉपर सल्फेट ले लिया इसके अंदर, और मैंने इसके अंदर, आप जैसे देख रहे हो, मैं आयरन नेल, इसी के अंदर मैंने आयरन नेल डाल दी, ठीक है। आयरन नेल आप सब जानते हो ग्रे और सिल्वर कलर का सॉलिड होती है। तो आयरन नेल मैंने इसको इसमें डिप करके इसको 24 आवर्स के लिए छोड़ दिया। अब ये जो आयरन है ये कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है। आप आफ्टर सम टाइम्स, आप थोड़ी देर बाद देखते हो, थोड़े मतलब 12-14 आवर्स के बाद, थोड़ा टाइम लेता है ये, आप देखते हो ये जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है, आप यहाँ देख रहे हो, ये ग्रीन कलर के सोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। यानी केमिकल रिएक्शन हुई, कॉपर सल्फेट ने आयरन से रिएक्ट कर लिया और FeSO4 इसका ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन गया। तो यहाँ आपको जो ग्रीन कलर का सोल्यूशन दिख रहा है ये होता है फेरस सल्फेट, FeSO4 की वजह से। और ये जो आयरन नेल है जो ग्रे सिल्वर कलर की थी, आपने देखा यहाँ पर पूरा कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, कॉपर इसमें डिपॉजिट हो जाता है। तो ये जो है 100% इंडिकेशन है, ब्लू से ग्रीन होना 100% इंडिकेशन है केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, K2Cr2O7। ये ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है। हम इसका एक्वस सोल्यूशन बना लेते हैं, इसको वाटर में डाल के आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का सोल्यूशन बन जाता है। हम इसमें पास करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फर डाइऑक्साइड आपस में रिएक्शन करके, आप ये देख रहे हो, ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। तो ऑरेंज से ग्रीन कलर का बनना ये इंडिकेट करता है केमिकल रिएक्शन हो रही है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर का होता है, कॉपर के कंपाउंड जनरली ब्लू कलर के होते हैं। आप यहाँ देख रहे हो कॉपर नाइट्रेट, यदि हम इसको, इस कॉपर नाइट्रेट को ड्राई, ठीक है, हम इसको यहाँ पर अभी हम एक्वस नहीं ले रहे हैं, हम इसको सॉलिड, इसको हम इस बर्न कर रहे हैं। तो जब आप बर्न करोगे तो आप देख रहे हो ब्राउन कलर की NO2 निकलती है। तो ये ब्लू कलर से ब्राउन कलर की NO2 निकलता है और ये कॉपर ऑक्साइड पूरा ब्लैक कलर हो जाता है। तो आप देख रहे हो ब्लू कलर से ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनना, ये 100% इंडिकेशन है केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो मैंने आपको जैसे बोला, फर्स्ट फिजिकल स्टेट में चेंज होना ये इंडिकेशन है केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन कलर, कलर का चेंज होना भी इंडिकेशन है केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, चेंज इन टेम्परेचर।
जब रिएक्शन में, जैसे आप रिएक्टेंट है, आप मान लो रूम टेम्परेचर पे कर रहे हो, रिएक्टेंट का टेम्परेचर अलग है और रिएक्शन के बाद टेम्परेचर अलग हो जाता है, या तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है या टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो टेम्परेचर का इंक्रीज होना या टेम्परेचर का डिक्रीज होना, टेम्परेचर में चेंज हुआ, ये 100% इंडिकेशन है केमिकल रिएक्शन हो रही है। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हम ये बीकर ले लेते हैं, इस बीकर में मैं ले लेती हूँ क्विक लाइम। क्विक लाइम का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। सबने चूना देखा है, हम सबने देखा है, जिसे हम कहते हैं क्विक लाइम, लाइम। तो ये जो क्विक लाइम है, मैं ये क्विक लाइम ले लेती हूँ यहाँ, कैल्शियम ऑक्साइड, और एक बीकर के अंदर मैं डाल देती हूँ वाटर। वाटर डालते हैं, हम इसको स्टरर से स्टर करते हैं। थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड इस बीकर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेट लाइम बन जाएगा। और आप देख रहे हो रिएक्शन, आप यहाँ देख रहे हो फ्यूम्स निकलने लगती है, बहुत अमाउंट में हीट निकलने लगती है। ये हीट है, ये जो वो इवोपरेट हो रही है, ये हीट है। फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम बनता है बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, और साथ में हीट निकलने लगती है। यहाँ हीट दिखाई है। जब रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ हीट निकलती है तो हम सब जानते हैं ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब हीट निकल गई, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। Lots of heat is evolved, the temperature rises and this reaction is called as an exothermic reaction. Temperature का increase होना indication है chemical reaction हो रही है। Clear है ये? अब हम next इस पे आते हैं। Next हमारी characteristic है evolution of gas. अब जैसे मैंने आपको पहले बताया चेंज इन फिजिकल स्टेट, फिर हमने डिस्कस किया चेंज इन कलर, फिर थर्ड मैंने आपको बोला चेंज इन टेम्परेचर। जरूरी नहीं है टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज भी होगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन एक केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा भी इंडिकेटर्स हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है एक, या भी जैसे ये मैं रिएक्शन बता रही हूँ इसमें 2 इंडिकेशन है। अब हम देखते हैं हमारा जो फोर्थ है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब केमिकल रिएक्शन में along with product यदि कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो भी इंडिकेशन है 100% केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस। पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझा देती हूँ, फिर हम देखेंगे। ये मैंने एक कॉनिकल फ्लास्क ले लिया, इस कॉनिकल फ्लास्क में आप देख रहे हो मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स ले लिए, जिंक ग्रैन्यूल्स जो सॉलिड है। क्लियर है? अब मैंने एक ट्यूब की हेल्प से मैंने इस कॉनिकल फ्लास्क में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मैं यहाँ से डाइल्यूट H2SO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप डालती जाती हूँ। ठीक है, ये डाइल्यूट H2SO4 इसके अंदर आ रहा है। तो क्या होगा, आप देखिए जिंक जो ग्रैन्यूल्स हैं ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे, जिंक सल्फेट बनेगा। अभी यहाँ पर क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा जिंक सल्फेट बनेगा। और आप ये बबल्स देख रहे हो यहाँ पर, इन बबल्स के साथ हाइड्रोजन गैस, यहाँ से बबल्स के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और आप यहाँ पर देख रहे हो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है मतलब रिएक्शन के जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। आप जैसे इसको टच करोगे, ठीक है, आप इस कॉनिकल फ्लास्क को हम जैसे ही टच करेंगे ये बहुत हॉट लगेगा। मतलब हमने रूम टेम्परेचर के ऊपर जो स्टार्ट किया था, और अब आप जब इस रिएक्शन को टच कर रहे हो, इस पूरे बीकर को, कॉनिकल फ्लास्क को टच कर रहे हो, ये बहुत हॉट हो जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के साथ साथ हीट भी निकल रही है, जो इंडिकेट कर रही है केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर आपने देखा इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस तो निकल रही है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं, ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और साथ साथ हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो 2 इंडिकेशन एक ही केमिकल रिएक्शन में हो रहा है। ये आपको क्लियर है? एक हम और देख लेते हैं इसमें, हर बार हाइड्रोजन गैस निकलेगी जरूरी नहीं है। अब आपकी जो निकलने वाली गैस है ये हाइड्रोजन गैस है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? ये सब एग्जाम में आती है। हाइड्रोजन गैस की हम कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैचस्टिक को, सपोज यहाँ मैं आपको बताती हूँ, हम सपोज हम यहाँ पर एक बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैचस्टिक लेके जाते हैं। ठीक है, हम इस यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हम इसके माउथ के पास हम बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैचस्टिक लेके जाते हैं, तो ये बहुत जोर से पॉप साउंड का आवाज आता है। जैसे ही हम बर्निंग मैचस्टिक ले गए, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, पॉप साउंड का आवाज जोर से आएगा।
पॉप साउंड का निकलना ये इंडिकेट करता है कि हमारी निकलने वाली जो गैस है वो हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन गैस की कंफर्मेटरी टेस्ट है। हम दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं। अब सपोज इस कॉनिकल फ्लास्क की हम छोड़ देते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब हम एक और देख लेते हैं। सपोज हमने एक बीकर लिया, मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में मैंने ले लिया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। मैंने इस बीकर में ले लिया Na2CO3 और मैंने डाइल्यूट HCl डाल दिया, इसमें डाइल्यूट HCl डाल दिया, ठीक है। इस बीकर में मैंने सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट HCl लिया। अब सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट HCl आपस में रिएक्शन करेंगे। यहाँ पर मेरा बन गया NaCl, वाटर बन गया और बहुत एफरवेसेंस के साथ हमारी निकलेगी CO2 गैस, ठीक है। ये बहुत CO2 गैसेस इवॉल्व विद एफरवेसेंस। एफरवेसेंस मतलब बहुत बबल्स के साथ हमारी CO2 गैस निकलेगी। यहाँ तक क्लियर है आपको? चलिए अब हम इसकी आगे कंफर्मेटरी टेस्ट देख लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सपोज यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये हमने सोडियम कार्बोनेट लिया और हमने इसके अंदर क्या डाला, हमने HCl डाला, तो यहाँ से हमारी CO2 गैस निकली। अब मान लो मैं बर्निंग मैचस्टिक इसके पास ले गई, इसके माउथ के पास मान लो मैं बर्निंग मैचस्टिक लेके गई, तो क्या पॉप साउंड आएगा? नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है ही नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये बबल्स निकल रहे हैं आपको, ये बबल्स जो निकल रहे हैं ये है हमारी CO2 गैस। हम इसको दूसरी टेस्ट ट्यूब में पास करेंगे जिसमें मैंने लिया है लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। मैंने इसके अंदर लाइम वाटर लिया। अब ये जो CO2 गैस है इस लाइम वाटर में चली गई, तो आप देखोगे कि ये लाइम वाटर को ये मिल्की कर देती है। इमीडिएटली लाइम वाटर का मिल्की टर्न होना 100% इंडिकेशन है कि हमारी जो निकलने वाली गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ देख लेते हैं, ये जो लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम इसको में पास करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ बन जाता है, जिसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर का मिल्की होना किस लिए होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से। तो ये लाइम वाटर हमारा मिल्की हो गया, ये इंडिकेशन होता है कि निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है और हमारी केमिकल रिएक्शन 100% हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको प्रिकॉशन लेनी है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो मैंने आपको बता दिया, जो 100% टेस्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। लेकिन यदि आपने जैसे ही लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, हमें इमीडिएटली रिएक्शन को स्टॉप कर देना चाहिए। यदि आपने इमीडिएट रिएक्शन स्टॉप नहीं की और कंटिन्यूस आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हो, तो ये आपकी रिएक्शन सब गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो मिल्की लाइम वाटर है, ये सडनली आप देखते हो कि लाइम वाटर मिल्की एक क्लियर सोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। तो आप देखिए कि ये जो है, बट इफ वी पास CO2 इन एक्सेस, आप कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूस पास करते जा रहे हो, लाइम वाटर बिकम्स कलरलेस अगेन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यहाँ क्या होता है, ये देखिए ये आपका मिल्की लाइम वाटर है, मैं यहाँ लिख देती हूँ मिल्की लाइम वाटर, ठीक है। ये जो मिल्की लाइम वाटर है, अब आप एक्सेस में CO2 डाल रहे हो, आप रिएक्शन स्टॉप नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा कि ये एक्सेस में जो CO2 आती है ये कन्वर्ट ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसका पूरा क्लियर सोल्यूशन बन जाता है। तो यहाँ पर जो आपका मिल्की लाइम वाटर था वो क्लियर सोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट होता है, तो हमें पता ही नहीं लगता है कि टेस्ट कंफर्म है या नहीं है। तो इसलिए जैसे ही आप देखते हो लाइम वाटर मिल्की हो गया, रिएक्शन को इमीडिएटली स्टॉप कर देना चाहिए। तो आपको ये दोनों क्लियर हो गया है। हाइड्रोजन की कंफर्मेटिव टेस्ट, हम बर्निंग मैचस्टिक लाते हैं तो पॉप साउंड आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंफर्मेटरी टेस्ट है लाइम वाटर टेस्ट। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं। मैंने आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स तो अच्छे से बता दी है, चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, और अब हम लास्ट देखेंगे इंडिकेशन जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पहले तो आप देखिए प्रेसिपिटेट होता क्या है। प्रेसिपिटेट जो है दे आर इनसोल्यूबल सॉलिड प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। जैसे एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है,
दो प्रोडक्ट बने। ये जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है जो आप आगे पढ़ोगे। एक तो क्लियर सोल्यूशन है, लेकिन इस क्लियर सोल्यूशन के अंदर आपको देख रहे हो छोटे 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 इनसोल्यूबल दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है जो इनसोल्यूबल है। तो ये जो इनसोल्यूबल प्रोडक्ट है जो दूसरे क्लियर सोल्यूशन के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये इनसोल्यूबल जो प्रोडक्ट है इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। आप इसको थोड़ी देर रख लीजिए, ये सारे प्रेसिपिटेट हैवी होते हैं तो नीचे बॉटम में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो प्रेसिपिटेट क्या है आपको क्लियर हो गया है, इनसोल्यूबल सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। हम एक रिएक्शन देख लेते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। आप जैसे यहाँ देख रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, हम इसमें लेड नाइट्रेट ले लेते हैं। अब प्रेसिपिटेट हमेशा बनते हैं एक्वस के अंदर, यानी आप जो दो रिएक्टेंट है इसकी कंडीशन ही ये होती है, आप ये दोनों सॉल्ट सोल्यूशन जो ले रहे हैं ये आपको एक्वस स्टेट में लेना होगा। मतलब हम लेड नाइट्रेट की जो पाउडर है उसको हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। इसका रीजन है जो आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ोगे, आयनाइज एक्वस सोल्यूशन में ही होंगे, सॉलिड में तो होंगे नहीं। तो हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन ले लेते हैं और हम इसमें डाल देते हैं पोटेशियम आयोडाइड, इसका भी एक्वस सोल्यूशन। यहाँ हमने दोनों ये टेस्ट ट्यूब में बता देती हूँ, यहाँ हमने दोनों ले लिए, केमिकल रिएक्शन होती है और आप देखो एक KNO3 एक्वस, आप देख रहे हो इसका ये क्लियर सोल्यूशन, ये जो क्लियर सोल्यूशन बन गया ये तो बन गया हमारा पोटेशियम नाइट्रेट का क्लियर सोल्यूशन। लेकिन आप ये जो येलो प्रेसिपिटेट, हम इसको प्रेसिपिटेट की इस तरह से साइन होती है, ये जो येलो प्रेसिपिटेट आप जो देख रहे हो यहाँ पर, ये येलो प्रेसिपिटेट ये होते हैं लेड आयोडाइड के। क्लियर है यहाँ पर? ओके, अब हम आगे देख लेते हैं। एक मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन है कि आप सबने देखा है वाइट वॉश, ठीक है, हमारे घरों में वाइट वॉश जब पेंट करते हो तो बेसिकली पेंट क्या है, हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं, आपको याद है, तो ये स्लेट लाइम बनता है। हमने पढ़ा है पहली रिएक्शन में ये स्लेट लाइम बनता है। तो ये जो स्लेट लाइम है हम व्हाइट वॉशिंग में इसको काम लेते हैं। तो जब आप व्हाइट वॉश में आप स्लेट लाइम को जब आप पूरा पेंट कर देते हैं हम घर में, तो उसके बाद आप उस दिन देखिए कुछ नहीं होगा, आप 4-5 डेज बाद ऑब्जर्व करो कि ये जो वॉल होती है वो शाइन करने लगती है। क्लियर है? अ सोल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स। Calcium hydroxide slowly reacts with CO2 in air to form thin layer of calcium carbonate on the walls. क्या होता है, जो आपने स्लेट लाइम लगाया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाया है, ये एटमॉस्फेयर की CO2 से स्लोली रिएक्ट करता है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड से स्लोली रिएक्ट करता है और उस वॉल के ऊपर, सपोज ये वॉल है, उस वॉल के ऊपर शाइनी लेयर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर शाइनी लेयर कैल्शियम कार्बोनेट की डिपॉजिट हो जाती है। इसलिए पेंट या व्हाइट वॉशिंग के 3-4 डेज बाद वॉल शाइन करती है। क्लियर है? ये आप जैसे देख रहे हो CaCO3 बना है यहाँ पर, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, यही आपका मार्बल का फॉर्मूला है, यही आपका चॉक का फॉर्मूला है। क्लियर है? चल, एक और यहाँ पर जिंक डस्ट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको पहली रिएक्शन बताई थी, मैं एक बार और बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था इवोल्यूशन ऑफ गैस, जहाँ पर हमने जिंक ग्रैन्यूल्स लिए थे। क्या होगा, इंस्टेड ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स हम जिंक पाउडर ले लेंगे या हम जिंक डस्ट ले लेंगे। हम जिंक पाउडर या जिंक डस्ट ले लेंगे, रिएक्शन रेट में कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। रिएक्शन के प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिएक्शन रेट, क्योंकि जिंक डस्ट क्या होता है, if we take zinc dust instead of zinc granules, the rate of reaction increases. रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है क्योंकि डस्ट लेने से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, प्रोडक्ट वही रहता है लेकिन रिएक्शन रेट बढ़ जाता है। ये आपको क्लियर है? तो मैंने आपको जैसे बताया केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिए जो 100% इंडिकेशन होता है केमिकल रिएक्शन हो रही है। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं, एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन। अब जैसे मैंने आपको टेम्परेचर चेंज में बताया था, या तो रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज होगा या टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर एनर्जी चेंजेस क्या होते हैं, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। यदि केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तब हम उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यदि केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है
तो हम उसको कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं, फिर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड अलोंग विद प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे हमने ऑलरेडी, मैंने आपको बताया था, हम एक बीकर ले लेते हैं, इसमें हम क्विक लाइम ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम है। हम इसमें जब वाटर डालते हैं तो आप ये देख रहे हो स्लेक लाइम बन जाता है, स्लेक लाइम, और ये था हमारा क्विक लाइम। हमारा स्लेक लाइम बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और बहुत अमाउंट में, आप यहाँ देख रहे हैं बहुत अमाउंट में फ्यूम्स निकल रहे हैं, हीट निकल रही है। इस हीट, ये जो हीट इवॉल्व होती है अलॉन्ग विद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ हीट निकल रही है, तो ये हम इस डेल्टा साइन से दिखाते हैं, प्रोडक्ट के साथ में ये साइन लगाते हैं, क्योंकि हीट पहले नहीं थी, हीट प्रोडक्ट बनने के साथ निकल रही है। तो जब हीट निकलती है अलॉन्ग विद प्रोडक्ट, तो ऐसी, और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो हमारा जो क्विक लाइम से स्लेक लाइम का बनना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल और भी है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब आप एलपीजी को बर्न करते हो, बर्न करते हैं मतलब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे ही बर्निंग होता है आप देखते हो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बनते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। लेकिन आप देखो एलपीजी बर्न करते समय हाथ लगाओ, बहुत अमाउंट में हीट निकलती है और बहुत अमाउंट हमको लाइट भी दिखती है। तो हीट एंड लाइट, मतलब हीट का निकलना along with प्रोडक्ट, ये बताता है रिएक्शन हमारी कैसी है, एक्सोथर्मिक, मतलब रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल कंपोस्ट, वेजिटेबल कंपोस्ट सब जानते हैं, हमारे घर में जितने भी लेफ्ट ओवर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हम इनको एक पिट के अंदर डंप कर देते हैं। क्लियर, ऑर्गेनिक जब हम मैन्योर बनाते हैं तो हम उसको एक इसके अंदर डाल देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। एटमॉस्फेयर के जो बैक्टीरिया है वो उससे रिएक्शन करते हैं और उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आप जब वहाँ हाथ लगा के देखोगे, आप वहाँ देखोगे, तो आप देखते हो जब कंपोस्ट बनने की प्रोसेस होती है उसमें हीट इवॉल्व होती है, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। आप इसमें अर्थवर्म डाल दो, हम सब जानते हैं अर्थवर्म फार्मर फ्रेंडली होते हैं, तो हम यदि इसमें अर्थवर्म डालते हैं तो हम उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल कंपोस्ट, ये रिएक्शन कैसे होती है हमारी, एक्सोथर्मिक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, मैंने आपको रेस्पिरेशन बायो में कवर किया था। हम सब जानते हैं रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ, जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं और जो फूड हमारा डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और ये कहाँ जाता है, सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ देखो अलोंग विद प्रोडक्ट एनर्जी रिलीज होती है। जरूरी नहीं है हर बार हीट होगी, हीट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी ओनली। तो अलोंग विद प्रोडक्ट एनर्जी रिलीज हो रही है प्रोडक्ट के साथ में। तो ये जो हमारा रेस्पिरेशन है, ये कैसी रिएक्शन है, रेस्पिरेशन जो है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी आता है। क्लियर है? चलिए अब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि जब रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, जब प्रोडक्ट बनता है और टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो गया, तो हम उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। डेफिनेशन देख लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट। अब यहाँ पर देखिए मैं एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। सपोज मैंने यहाँ मार्बल चिप्स रखे हैं या चॉक पाउडर है, ठीक है, जिसको हमने कैल्शियम कार्बोनेट कहा है। सपोज मैंने एक बीकर में बहुत सारे चॉक पाउडर लगा दिया या मार्बल चिप्स रख दिए, कुछ होगा नहीं होगा। मैंने एक बीकर में वाटर रख दिया है, ऐसे ही रखा है, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि रिएक्टेंट सिंगल है। लेकिन यदि हम ये मार्बल चिप है, इसी को यदि मैं हीट दे दूंगी, ठीक है, जैसे हम यहाँ देख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट मैंने लिया है, चॉक पाउडर या मार्बल पाउडर जो भी ले लेते हैं आप जब इसको हीट देते हो तो आप देखो ये एक ही रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट। आप जैसे ही इसको हीट देते हो ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट को एब्जॉर्ब मतलब हीट रिएक्टेंट के साथ चली गई, एब्जॉर्ब हो गया, हीट को एब्जॉर्ब होके कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यदि ये हीट एब्जॉर्ब हो गई, हीट ने तो जो कैल्शियम कार्बोनेट ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और ये हीट किस काम आई,
हीट काम आई इसको ब्रेक डाउन करने में कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, और वो जो हीट है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के काम नहीं आती, वो ब्रेक डाउन करने के काम आती है। 9th में आपने लेटेंट हीट पढ़ा था। तो ये जो है, जब हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, रिएक्टेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक। अब जरूरी नहीं एनर्जी हमेशा हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो। जब एनर्जी हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है तब उसे हम कहते हैं थर्मल एंडोथर्मिक रिएक्शन। पर जरूरी नहीं है, सपोज वाटर है, हमने वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास की, नॉर्मल वाटर को आप रख दो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन यदि आपने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो ये वाटर इस इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर लेगा और H2NO2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन वाटर के द्वारा हो गया, रिएक्टेंट के द्वारा हो गया, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक और लास्ट देख लेते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये फोटोकेमिकल मतलब फोटो मतलब लाइट, लाइट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी। मान लो आप ये देखिए, एक हम वॉच ग्लास या एक पेट्री डिश ले लेते हैं, यहाँ पर हम AgCl रख देते हैं, AgCl, इसकी वाइट पाउडर हम रख देते हैं, सनलाइट में रख देते हैं। तो आप देखिए ये सनलाइट को AgCl एब्जॉर्ब कर रहा है, सनलाइट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी। तो इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और ये ब्रेक डाउन हो गया सिल्वर एंड क्लोरीन में। तो सिल्वर एंड क्लोरीन का ब्रेक डाउन होना और रिएक्टेंट का एनर्जी सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, ये 100% इंडिकेशन है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। क्लियर है ये? ओके। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेम एग्जाम में आता है फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट की फूड मेकिंग प्रोसेस है, हम सब जानते हैं। क्या करता है ग्रीन प्लांट? ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है एटमॉस्फेयर से, वाटर रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती है, इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्लूकोज बनाता है। तो यहाँ पर सनलाइट को रिएक्टेंट ने एब्जॉर्ब किया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि फोटोसिंथेसिस में यदि सनलाइट ही प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पर एनर्जी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है? सनलाइट के फॉर्म में। इसलिए फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको ये एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये रिएक्शन क्लियर हो गई है? यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया है, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन, केमिकल रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंज क्या होता है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इतना ही बताऊंगी, आप इसको बहुत ध्यान से मेरा वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम सेकेंड पार्ट में मैं आपको कवर करूंगी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्लियर है? चलिए, तो जाने के पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आप पूरा वीडियो देखिए, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।